हेलो दोस्तों, और वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले क्लास में हम लोगों ने भाग 4 और भाग 4 का, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य ये चीज़ें पढ़ ली थी। और आज हम लोग उससे आगे बढ़कर भाग 5 शुरू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में जानेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक डाल दीजिए। भाग 5, और ये है संघ, यानी कि यूनियन। ओके। तो आज हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्यपालिका, फिर उसके बाद विधायिका, एंड देन उसके बाद न्यायपालिका। और सबसे पहले अगर बात करूं कार्यपालिका के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ओके, तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति, देन उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद, एवं प्रधानमंत्री, एंड इसी में फिर आगे हम लोग देखेंगे महान्यायवादी। ओके, तो इसके अंतर्गत हम लोग 4 चीज़ देखेंगे: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री, और महान्यायवादी। फिर अगर हम लोग बात करें विधायिका की, तो इसके अंतर्गत हम लोग संसद के बारे में बात करेंगे। और संसद का जो स्वरूप है वो कुछ ऐसा है कि इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। तो इसमें से जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। ओके, एंड देन फिर इसके बाद हम लोग न्यायपालिका पढ़ेंगे, और न्यायपालिका में सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। ओके, एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। तो भाग 5 में हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे और इन सब चीज़ों को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति की शुरुआत करते हैं। ओके, ठीक है, तो टॉपिक डाल दीजिए। राष्ट्रपति। ये तो राष्ट्रपति। तब देख लेते हैं सबसे पहले कि इससे संबंधित हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है।
तो सबसे पहले अनुच्छेद 52, ठीक है। और अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके। और इसके बाद अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये सबसे पहले हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 में बोला गया है और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति का जो पद है वो पाया जाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि जो संघ की शक्ति है, ओवरऑल जो उसकी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि जो कार्यपालिका की शक्ति है औपचारिक रूप से वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। हालांकि उसका महत्व है, बट कंपैरिजन टू प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इज मच मोर पावरफुल देन राष्ट्रपति। ओके। तो हमारे देश में जो एक संरचना है उसको समझा देता हूँ मैं कि राष्ट्रपति एक तरफ हो गया, ओके, और दूसरी तरफ हो गया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति का काम क्या होता है, तो इसका अगर हम लोग कार्यपालिका की तरह देखें तो राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के समस्त कार्यों में, यानी कि जो भी विदेशी कार्य होते हैं या प्रशासनिक कार्य होते हैं, इवन जो सेना से संबंधित कार्य होते हैं, तो उन सबको जो लीड करता है वो राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि औपचारिक रूप से, यानी कि व्यवहारिक शक्ति किसके पास होती है, तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है। यानी कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो राष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल है हमारे इंडिया में। तो इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश में वो सिर्फ एक नाम मात्र का शासक है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे वो कैसे है। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि जो राष्ट्रपति है सिर्फ उसके पास कहने के लिए जो कार्यपालिका शक्ति है वो उसके अंदर निहित है। बाकी जो व्यवहारिकता है वो हम आगे बात करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 54 में क्या बोला गया है, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन, ठीक है, तो इसमें बताया गया है जो हमारा राष्ट्रपति है उसको एक निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 55। और अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा, यानी कि उसका निर्वाचन कैसा होगा और उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो चीज़ें बताई गई हैं अनुच्छेद 55 में। तो अब हम लोग अनुच्छेद 55 और 54 को दोनों को एक साथ एक डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग लिख दीजिए राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया। ओके, एक नया पेज ले लेते हैं।
तो टॉपिक डाल दीजिए राष्ट्रपति निर्वाचन या चुनाव प्रक्रिया। ओके। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग भाग लेते हैं और कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप लोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ओके, निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेंगे या कौन कौन से सदस्य होंगे, तो इसके अंदर लिख लीजिए कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा। तो देखिए, निर्वाचक मंडल में जो सबसे पहली चीजें होंगी वो ये होंगी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, यहाँ पे जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है ना, ओनली निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो राज्यसभा हो गया और जो लोकसभा हो गया, वहाँ जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे मनोनीत सदस्यों को छोड़ के, हालांकि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में पाए जाते हैं, तो उन लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो सब इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो यहाँ भी सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेंगे। और इसके बाद लिखिए दिल्ली, पुदुचेरी, जिसे आप पौंडीचेरी बोलते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य, लेकिन जो राज्य में विधान परिषद होती है उनका कोई भी सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी जो होती हैं, उनमें से सिर्फ तीन, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ का जो विधानसभा है, तो यहाँ जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग हिस्सा लेते हैं। अब इसके बाद लिखिए आप लोग, अब हम लोगों ने बात कर ली कि कौन कौन हिस्सा लेता है। अब बात कर लेते हैं कि इन जो ये हिस्सा लेते हैं जितने लोग, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं जिन्हें एमएलए यानी कि विधायक बोला जाता है, और जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं जिन्हें सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, उनके जो मतदान है, यानी कि जो वो वोट देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, उसका मत क्या होता है, यानी कि उसकी वैल्यू, मूल्य क्या होगा उसका, वो चीज़ अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लिए एक एमएलए यानी कि विधायक के मत का मूल्य। ठीक है, तो ये कितना होगा? तो देखिए, जो एमएलए है तो वो हर राज्य से अलग अलग एमएलए आएंगे, और एक राज्य से जहाँ पर जितने विधायक निर्वाचित होंगे उतने एमएलए आएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यूपी में 80 एमएलए हैं तो वो सारे जो हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, और उनके जो मत का मूल्य है वो देख लेते हैं कितना होगा। तो ये होगा
राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या अपॉन उस राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। और इसको फिर डिवाइड कर देंगे 1/1000। ठीक है। तो इन सबको डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एक विधायक के मत का मूल्य। ठीक है ना। एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा वो इस फॉर्मूले से निकाल ली जाएगी। इसके बाद आप लोग लिख लीजिए कि एक जो सांसद होता है यानी कि जो राज्यसभा या लोकसभा का जो सदस्य होता है तो उसके एक मत का मूल्य क्या होगा वो अब इसमें लिख लीजिए आप लोग, है ना। तो सबसे पहले नंबर 2 डाल दीजिए और इसमें लिख लीजिए एमपी यानी कि संसद, सांसद के मत का मूल्य। तो इसके मत का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि सभी राज्य, ठीक है ना, सभी राज्य। और यहाँ पे राज्यों के अलावा जो हम लोगों ने बात की थी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के बारे, उन सब भी, मतलब वो सब भी यहाँ पे काउंट होंगे। ठीक है ना। सभी राज्य प्लस दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, इन सबको मिला के। अपॉन निर्वाचित एमपी यानी कि संसद, इनकी संख्या क्या होगी। ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सभी राज्य इंक्लूडिंग दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, तो यहाँ के जितने भी सदस्य होंगे उनके जो मत हैं उनका टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, और प्लस जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं एमपी और यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के, उनकी वैल्यू क्या है यानी कि उनकी संख्या कितनी है। इस चीज़ को इस चीज़ से डिवाइड कर देंगे तो जो भी इसका वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी एक एमपी के मत का मूल्य। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है और एक संसद के मत का मूल्य क्या होता है। ठीक है। इसके बाद जो एक चीज़ और जाननी चाहिए हमें वो क्या है। ओके। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि एक जो राष्ट्रपति है उसको चुनाव जीतने के लिए कितने मत चाहिए होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक टॉपिक डाल दीजिए यानी कि हेडलाइन डाल दीजिए। यहाँ पे क्या होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए, निर्वाचित होने के लिए, ओके, उम्मीदवार। और उम्मीदवार कौन होगा, यहाँ पे जितने भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो सब यहाँ पे उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार को एक निर्वाचन कोटा, ठीक है, तो ये निर्वाचन कोटा जो है वो उनको प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना होता है। और ये निर्वाचन कोटा कितना होता है लिख लीजिए
चुनाव में डाले गए कुल मतों का मूल्य अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, यानी कि अगर 100 वोट डाले गए हैं तो 100 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 50, और फिर इसमें हम लोग प्लस 1 ऐड करेंगे। तो जिसको इतने वोट मिल जाएंगे वो क्या होगा, राष्ट्रपति मान लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एमएलए के मत का मूल्य क्या होता है। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि उसका जो मत होगा उसको इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि एक एमपी यानी कि सांसद के मत का मूल्य क्या होगा, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको उसमें निर्वाचित होने के लिए कितने वोट चाहिए होंगे, तो उसका जो काउंटिंग है वो इस फॉर्मूले से होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ओके, सो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो इसकी प्रक्रिया है, यानी कि जो राष्ट्रपति का है उसकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या है। ओके, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये लिख दीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस प्रक्रिया से होता है उसको क्या बोला जाता है, यानी कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है। तो इसको बोला जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस पद्धति यानी कि जिस प्रक्रिया से होता है उसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति बोला जाता है। ठीक है, और इसमें जो एक चीज़ और है वो ये है कि जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे, जो एमपी है, एमएलए हैं, तो इन सबको क्या है, सिर्फ एक मत डालने का अधिकार होता है, यानी कि एक मेंबर एक मत। ठीक है ना, एक सदस्य सिर्फ एक मत डालेगा। लेकिन इनके पास यहाँ पर एक ऑप्शन ये रहता है, ये चीज़ आपको समझना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इनके पास एक ऑप्शन क्या रहता है कि मान लीजिए कि ये जो येलो बॉक्स दिख रहा है ये क्या है, एक पर्चा है। ठीक है ना, जिसके अंदर लिखा गया है कि ये राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं और इनमें से आप किसको अपना मतदान देना चाहते हो। ठीक है ना, तो ये जो पर्चा है ये सब जितने भी सदस्य हैं उन सबको दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि 4 उम्मीदवार हैं, ए बी सी, यानी कि 3 उम्मीदवार हैं। ठीक है, 3 को लेकर अभी चलते हैं हम लोग। यानी कि अगर इसमें 3 उम्मीदवार हैं तो जितने भी सदस्य होंगे उन सबको ये पर्चा दिया जाएगा। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि वो अपना पहला वोट, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, एक तरह से वरीयता का क्रम सूचित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये चाहता है कि जो बी नंबर पे है, मान लीजिए इसका नाम क्या है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए राज है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, कपूर है, और इसका क्या नाम है, ये है खान साहब। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं जो राष्ट्रपति के पद में खड़े हैं। ठीक है, तो अब ये जो सदस्य है इसके पास क्या ऑप्शन है, तो ये क्या कर सकता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कर सकता है कि ये बोल सकता है इस पर्चे में कि मेरा जो पहला मतदान है वो राज को जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये राज जो है वो चुनाव में जो निर्वाचन कोटा है वो प्राप्त नहीं कर पाता, तो इसके बाद जो मेरा ये मतदान है वो कपूर साहब को शिफ्ट हो जाए, यानी कि दूसरे नंबर पे कपूर साहब को मतदान दे दिया इन्होंने। फिर ये सदस्य चाहता है कि अगर कपूर साहब भी हार जाएं तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो मतदान है वो खान साहब को शिफ्ट हो जाए। यानी कि ये क्या है, पहले इन्होंने राज साहब को दिया पहला वोट, फिर कपूर को, फिर खान को। तो इस तरह से क्या करता है, ये वरीयता का क्रम सूचित करता है, यानी कि वरीयता वरीयता का क्रम सूचित करता है किसके बीच में, उन उम्मीदवारों के बीच में जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए
ऐसे ही करके अलग अलग चरणों में ये मतदान होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो पहला चरण हुआ, अब इसमें 3 उम्मीदवार हैं, तो ये 2 चरणों में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो उसमें कितने भी सदस्य हो सकते हैं, यानी कि कितने भी जो कैंडिडेट हैं वो खड़े हो सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ एक कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या। सबसे पहली चीज़ तो आप इसकी जो नाम है वो पढ़िए। किस पद्धति द्वारा होता है? संक्रमणीय एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो संक्रमणीय का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होना। ठीक है, ट्रांसफर होना। ठीक है, तो देखिए इसने अपना पहला वोट किसको दिया? राज को दिया। लेकिन इसने क्या किया? दूसरा कपूर को दिया। तो मतलब अगर राज जो है उसको निर्वाचन कोटा नहीं मिलता है और इसको सबसे कम वोट मिलते हैं, तो यहाँ से क्या होगा? राज जो होगा वो मतदान से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये मतदान से बाहर हो जाएगा अगर इसको वोट कम मिलते हैं। तो लेकिन जो ये सदस्य था जो इसने इसको वोट दिया था, वो अब शिफ्ट होके कहाँ पर चला जाएगा? कपूर के पास चला जाएगा। और इसलिए बोला जाता है कि ये जो मतदान है वो संक्रमणीय पद्धति द्वारा की जाती है, क्योंकि जो सदस्यों के वोट हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, तो थोड़ी और कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की। ठीक है, तो पहले चरण में क्या हुआ? पहला चरण यानी कि प्रथम चरण की गणना। ठीक है, मतलब कि वोट डल गए हैं, अब क्या होना है? उसकी गणना की जानी है कि किसको कितने वोट मिले। फॉर एग्जाम्पल के लिए राज को 50 वोट मिले, कपूर को 60 वोट मिले, और खान को 80 वोट मिले। तो अब सबसे कम वोट किसको मिले हैं? राज को। तो ये क्या होगा? चुनाव से बाहर हो जाएगा। और अब जो चुनाव है इन दोनों के बीच में टक्कर होगी। तो इसने जो भी अपने 50 वोट, सॉरी, तो इसको जो 50 वोट मिले थे उन सदस्यों के द्वारा, तो जिन्होंने इन सबको दूसरा और तीसरा नंबर दिया था, तो इसके सारे वोट जो हैं कुछ इसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कुछ कपूर को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कुछ खान को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इन दोनों के बीच में फिर जब इसके बाद दूसरी गणना की जाएगी, यानी कि दूसरे चरण की गणना। ठीक है, तो जब दूसरे चरण की गणना की जाएगी, तो अब सिर्फ 2 कैंडिडेट बचे हैं, यानी कि इनमें से किसी एक को ज़्यादा मिलेंगे और किसी दूसरे को कम मिलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति को निर्वाचन कोटा यानी कि आधे से एक ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, उसको क्या मान लिया जाता है? उसको यहाँ से मान लिया जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये होती है ओवरऑल राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। और इसी प्रक्रिया से हमारे राष्ट्रपति का यानी कि हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है हर 5 सालों में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव जो है वो किस तरीके से किया जाता है और कौन कौन लोग हैं जो इसके चुनाव में भाग लेते हैं। ओके, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो एक बार फिर से आप वीडियो रिपीट करना, ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब हम लोग क्या देखेंगे? ओके, इसके बाद है अनुच्छेद 56, और इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। ओके, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? तो जो हमारा देश है यहाँ पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता और या 5 वर्ष का समय हो जाता है, ठीक है, तो 5 वर्ष का जैसे ही समय होगा उस वक्त से क्या होगा? राष्ट्रपति अपना पद जो है वो त्याग देगा। और उस वक्त से क्या होगा? जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है
वैसे ही क्या होगा, वो अपना पद छोड़ देगा और उसके बाद से जो उपराष्ट्रपति होगा वो उसके पद को जो है वो संभालेगा। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले, अभी ये चीज़ तो बात की बात है, ठीक है ना, ये कंडीशनल चीज़ें हैं, इसको आप अभी काट दीजिए। एक यहाँ पे ये लिख लीजिए कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले, यानी कि जो वर्तमान राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, तो ऐसा बोला गया है हमारे संविधान में। और इसकी जो अधिकतम सीमा है कि मान लीजिए अगर चुनाव नहीं हो पाता, तो चलिए इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे बस इतने लिखिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 57, और यह कहता है राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का प्रावधान। यानी कि क्या जो भारत का राष्ट्रपति है, यानी कि जो व्यक्ति भारत का एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, क्या वो उस पद पर आने के लिए दोबारा भी योग्य माना जाएगा? ये यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति रह चुका है, क्या वो दोबारा देश का फिर से प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है? तो इसके बारे में संविधान में बोला गया है कि एक व्यक्ति जो है, यानी कि जो एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति रह चुका है वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी दोबारा ही बन सकता है, तीसरी बार भी बन सकता है। यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है, और वो जो है कितनी भी बार, ओके, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि संविधान में ऐसी भी कोई भी सीमा नहीं दी गई है कि जो राष्ट्रपति बन चुका है वो एक बार से ज़्यादा दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, इतने बार के बाद राष्ट्रपति नहीं बनेगा। यानी कि राष्ट्रपति जो है कितनी ही बार, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति है तो वो एक से ज़्यादा बार या कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई भी सीमा नहीं दी गई है। इसके बाद लिखिए, अनुच्छेद 58, और इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। राष्ट्रपति की योग्यता, ओके, तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, तो इसकी योग्यता जो है उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद दूसरा क्या है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है ना, 35 वर्ष की आयु पूरी यानी कि पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा वह लोकसभा, ठीक है ना, ये लोकसभा है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है ना। यानी कि जो राष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति कैंडिडेट है वो, उसके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन पाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ योग्यता दिया गया है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यानी कि जो लोकसभा का सदस्य है वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है, सिर्फ अगर उसके पास ये योग्यता है कि वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लड़ सकता है। इसके बाद चौथा है, वह
भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि लाभ का पद होता क्या है। ओके, लाभ का पद, तो लाभ का पद जो हम लोगों ने राज्य की परिभाषा देखी थी। ओके, राज्य की परिभाषा देखी थी हम लोगों ने, कहाँ पे देखी थी आपको याद है? तो अगर याद नहीं है तो वो है अनुच्छेद 12। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में हम लोगों ने क्या देखा था? राज्य की परिभाषा। आप लोग अपने पेज पलट के देखिएगा, वहाँ पर हम लोगों ने राज्य की परिभाषा लिखी थी। और वहाँ पर जो जो पद का मैंने बताया था आप लोगों को, अगर उनमें से किसी पद पर राष्ट्रपति यानी कि जो सदस्य है वो है, तो वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है वो भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ओके, तो यह है इसकी योग्यता। अब आप लोग एक चीज ये लिख लीजिए। ओके, सॉरी। अनुच्छेद 59, और इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रपति कार्यालय। ओके, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। तो इसकी जो सबसे पहली शर्त है वो क्या है? कि जो राष्ट्रपति का कार्यालय है ना, वो राष्ट्रपति कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी शर्त है, सुप्रीम कोर्ट के समीप होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो एक और शर्त है वो क्या है? कि राष्ट्रपति जो है वो वेतन, भत्ता और आवास का भोगी, भोगी यानी हकदार। ठीक है ना, यहाँ पे हकदार लिख लीजिए आप लोग तो अच्छा रहेगा, हकदार होगा। तो ये है अनुच्छेद 59। और इसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 60, और इसमें बोला गया है राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ, तो जो राष्ट्रपति का शपथ है वो कौन दिलाता है? तो इसको लिख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो इसकी जगह पे कौन देगा? जो भी सुप्रीम कोर्ट का भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद जो सबसे सीनियर होगा वो दिलाएगा राष्ट्रपति को शपथ। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अ, दूसरा सबसे सीनियर जज, यानी कि न्यायाधीश। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई के बाद यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो दूसरा सबसे सीनियर जज होगा वो उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। इसके बाद लिख लीजिए अनुच्छेद 60।
और इसमें बताया गया है राष्ट्रपति कभी भी कार्यकाल के दौरान अपना पद त्याग सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो कभी भी अपने कार्यकाल के दौरान अपना पद त्याग सकता है। और वो पद कैसे त्यागेगा? वो जो है अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है। तो वो जो है अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और अपने कार्यकाल के दौरान 5 साल पूरा होने से पहले, यानी कि कितना भी समय हुआ हो, तो उसको ये अधिकार है कि वो अपने पद से हट सकता है और अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है। और वो अपना इस्तीफा किसे देगा? सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति को। इसके बाद लिखिए आर्टिकल 61। और इसमें बताया गया है महाभियोग की प्रक्रिया, या फिर इसमें यह भी लिख लीजिए कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। तो अब सबसे पहला सवाल हमारे दिन में क्या, सॉरी, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि महाभियोग क्या है? ओके। महाभियोग क्या है? ठीक है। महाभियोग क्या है? तो देखिए, महाभियोग जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था या प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन किसी भी मंत्री, इवन प्रधानमंत्री के पास भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो महाभियोग के अलावा राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान उसके पद से हटा सके। तो सिर्फ महाभियोग एक ऐसा प्रावधान है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें लिख लीजिए कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। ओके। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। इसके बाद लिख लीजिए कि जो महाभियोग है, महाभियोग का आधार क्या होगा, यानी कि किस बेसिस पे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें लिख लीजिए ओके, तो इसमें लिख लीजिए कि संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।
ओके, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट फ़ोन आ गया था, नहीं तो मैं फ़ोन उठाता भी नहीं। ओके, तो इसका आधार क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति है वो संविधान में उल्लेखित किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसको उस आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है, और वो पद हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? वन एंड ओनली महाभियोग। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए कि इसके लिए दो शर्तें होंगी। ठीक है, तो इसके लिए दो शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? सबसे पहली शर्त ये है कि महाभियोग लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को ये बताना होगा कि आपके विरुद्ध में लोकसभा में या राज्यसभा में, मतलब कि किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद नंबर दूसरी शर्त क्या है कि जो ये सूचना है, सूचना कैसे दी जाएगी? उसको कुछ लिखित सूचना दी जाएगी। तो वो जो लिखित सूचना है उस पर उस सदन के जिस सदन में इनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाना है, तो उस प्रस्ताव पर 1/4 यानी कि 25% सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि अगर 25% हस्ताक्षर नहीं है तो फिर क्या होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया जा सकता है। तो ये दो शर्तें होती हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया करने से पहले ये दो शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ क्या है? ओके, हम लोग आधार देख लिया और शर्त देख लिया। अब इसके बाद जो है वो क्या है? प्रक्रिया क्या होगी इसकी? ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी या किस तरह से होगा ये, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इससे पहले जो आपको समझना चाहिए वो ये चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है, महाभियोग, तो ये जो संसद है, ठीक है, ये संसद हो गई। और संसद के दो सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। ठीक है, तो ये जो दोनों सदन हैं संसद के, तो इनमें से किसी भी सदन में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, इनमें से किसी भी सदन में जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। तो इसमें ये किसी भी तरह से ये नहीं है कि वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा या तो लोकसभा में लाया जा सकता है। ये जो है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि राज्यसभा जो महाभियोग है वो किस सदन में लाया जाएगा। तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ओके, इसके बाद क्या है? इसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो हम लोग इसकी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी कि जो महाभियोग है,
ठीक है। महाभियोग जिस सदन में लाया जाना है, ठीक है, जिस सदन में लाया जाता है वहां वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। वहां वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है। और विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3 बहुमत। यहाँ यानी कि जितने भी सदस्य मौजूद हैं उनका 2/3 जो बहुमत है वो इस पक्ष में होना चाहिए कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया है वो सही है और हम इसके विरुद्ध वोट करते हैं। ठीक है। और अगर ये पारित हो गया यहाँ पे तो इसके बाद की जो कहानी है, ओके ओके, अगर ये यहाँ पे पारित हो गया तो फिर इसके बाद जो है यहाँ से ये प्रस्ताव क्या होगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ठीक है। दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ठीक है। और इस दूसरे सदन में क्या होगा, तो यहाँ पर फिर से वही चीज होगी उस प्रस्ताव पर, यानी कि महाभियोग के प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत से ये महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो पारित होना चाहिए। ठीक है। पारित होना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, ओके, और अगर ऐसा हो जाता है यानी कि यहाँ जो लोकसभा है और यहाँ जो राज्यसभा है, तो ये लोकसभा पहली अवस्था में हो सकता है, दूसरी अवस्था में हो सकता है। ठीक है ना। तो इससे कुछ नहीं होता, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो यानी कि अगर लोकसभा में पहले लाया गया तो यहाँ भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और जो दूसरा सदन है वहाँ भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और अगर ये दोनों जगह पास हो जाता है तो वहाँ से क्या होता है, राष्ट्रपति का जो पद है यानी कि जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है उसका जो कार्यकाल है समाप्त माना जाता है ना, कार्यकाल समाप्त माना जाता है और उसको अपने पद से हटा हुआ यानी कि हटा दिया जाता है या हटा हुआ माना जाता है। यानी कि अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो वो ऑटोमेटिक ही हटा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी एक चीज और लिख लीजिए आप लोग कि जो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी गई थी उसका उद्देश्य क्या था। तो जो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी गई थी, ओके, तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आपके विरुद्ध यानी कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं और वो आरोप क्या है, संविधान का उल्लंघन करने का, क्योंकि यही एक आधार है जिसके आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, क्या इन आरोपों को आप मानते हैं? और अगर मानते हैं तो आप अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो आपको ये अधिकार है कि आप अपना पक्ष रख सकें। और इस सब के दौरान जो है राष्ट्रपति की तरफ से जो पद रख मतलब जो राष्ट्रपति की तरफ से उसका पक्ष रखता है वो कौन है, वो होता है महान्यायवादी। ठीक है। तो राष्ट्रपति की तरफ से जो उसका पक्ष रखता है वो महान्यायवादी होता है और इसीलिए महान्यायवादी को राष्ट्रपति का वकील कहा जाता है। ठीक है। यानी कि वो राष्ट्रपति की तरफ से वकालत करता है इसलिए इसको राष्ट्रपति का वकील कहा जाता है, महान्यायवादी को। ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपके समझ में आ गई होगी। ओके। अब और आगे बढ़ते हैं इसके। अब इन सब चीज़ों के बाद अब हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में समझ लिया है, पढ़ लिया है। तो अब एक चीज़ जो है वो राष्ट्रपति की बच जाती है, शक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति है। तो एक टॉपिक डाल दीजिए, हेडलाइन डाल दीजिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें होती है सबसे पहले प्रशासनिक शक्ति। ठीक है। फिर होती है विधायी शक्ति। फिर होती है आपातकालीन शक्ति और फिर होती है वीटो शक्ति। ठीक है। और इसमें एक और है वो है क्षमादान की शक्ति। तो ये 5 शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान प्राप्त होती हैं। ठीक है।
तो अब इन सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डालिए आप लोग राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियाँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट में लिखूँगा। ओके। तो मैं जो है चीज़ों को शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग उसको अपने हिसाब से जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसकी जो सबसे पहली प्रशासनिक शक्ति है वो क्या है, तो वो लिख लीजिए। ओके, वेट अ मिनट। एक्चुअली मेरा जो पेन है वो चल नहीं रहा, तो उसको मैं एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके देखता हूँ। ओके। ओके, तो ये वर्क करने लगा है। ओके, तो सबसे पहली प्रशासनिक शक्ति लिखिए कि जो राष्ट्र का शासन है, ठीक है, यानी कि जो भारत का शासन है, भारत का शासन वो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। तो सबसे पहली शक्ति इसकी ये हो गई। इसके बाद जो दूसरी शक्ति है वो लिख लीजिए कि ये देश का सेना प्रमुख होता है या फिर सेना का अध्यक्ष होता है। ठीक है। इसके अलावा लिख लीजिए इसके पास युद्ध एवं शांति की घोषणा करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो युद्ध और शांति की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके बाद चौथी शक्ति लिख लीजिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ओके, तो प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद पांचवा लिख लीजिए प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति को सलाह देता है तो उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है। ओके, इसके बाद लिख लीजिए राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, और यह है नंबर 2। ठीक है, विधायी शक्ति में सबसे पहले लिख लीजिए संसद का अंग होता है। ठीक है, तो ये क्या है, संसद का अंग होता है। ठीक है, इसके अलावा संसद का सत्र बुलाता है। संसद का सत्र बुलाना। इसके बाद नंबर 3 लिखिए संसद के सत्र की सत्रावसान करना। ठीक है, तो ये भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा चौथा लिख लीजिए सदन में
राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण देने का, ओके, यानी कि विशेष अभिभाषण। तो सदन में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण जो होता है यानी कि भाषण जो होता है वो देने की शक्ति है उसके पास। इसके बाद पांचवा क्या है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति। ठीक है, तो ये पांचों जो हैं वो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति से संबंधित हैं। ठीक है, तो संसद का अंग होता है, कैसे अंग होता है मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि जो संसद है, ओके, ठीक है, तो जो संसद है वो किससे मिलके बनी है? पहली चीज क्या है? राष्ट्रपति, दूसरी क्या है? राज्यसभा, और तीसरी क्या है? लोकसभा। तो ये तीनों जो हैं पैरेलल काम करती हैं, तो इसलिए बोला जाता है राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोगों ने क्या बात की कि संसद का सत्र बुलाता है। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति को ये हक है कि वो संसद का सत्र बुला सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? जो सत्र बुलाएगा, ठीक है, यानी कि जो भी सत्र क्या होता है, शीतकालीन सत्र हो गए, मानसून सत्र हो गया। ठीक है, तो ये जो भी सत्र होते हैं इन सब सत्रों को बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति ही इन सब सत्र को बुलाता है, और इन सब सत्र को सत्रावसान करना यानी कि उन सब सत्रों की समाप्ति की घोषणा करना, तो ये भी है वो राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति है। ठीक है, इसके बाद चौथा क्या है? सदन में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। तो जब भी कभी सत्र की शुरुआत होती है तो सबसे पहले उस सत्र में राष्ट्रपति का एक अभिभाषण होगा, यानी कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो लोगों को, यानी कि लोगों को नहीं, मतलब वहाँ पे जो भी सदस्य होते हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन सबको क्या करता है? उन सबके समक्ष एक भाषण देता है, और ये अधिकार और शक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति, यानी कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है इन दोनों को एकत्रित करके, यानी कि इकट्ठा दोनों को सत्र बुला सकता है और इन दोनों की मीटिंग जो है करवा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से संयुक्त अधिवेशन यानी कि दोनों को एक साथ बुला सकता है, और लोकसभा का सत्र अलग होता है, राज्यसभा का सत्र अलग होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है या ये शक्ति है कि वो दोनों का सत्र जो है वो एक साथ ला सकता है, एक साथ बुला सकता है। इसके बाद लिख लीजिए, ओके, तो इसके बाद है तीसरी, और वो क्या है? ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे एक आध पावर और ऐड कर लीजिए आप। एक जो मेन चीज़ है वो तो भूल ही गई। ओके, तो पाँच के बाद अब इसके पास छठी पावर भी है, और वो क्या है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। ठीक है, और ये मनोनीत कैसे करेगा? तो इसके लिए चार आधार हैं। ठीक है, इन आधारों पे करता है, तो इसका जो आधार है वो क्या हो जाएगा? सबसे पहला क्या होगा? कला, साहित्य, और कला, साहित्य, विज्ञान, और इसके अलावा समाज सेवा। तो इन चारों क्षेत्रों में अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने इन चारों क्षेत्रों में कोई भी उल्लेखनीय कार्य किया होगा, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो उन सब को, यानी कि उनमें से किसी को भी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत कर सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जिसने कोई भी ऐसा उल्लेखनीय कार्य किया हो तो उसको राष्ट्रपति जो है राज्यसभा की सदस्यता दिला सकता है। नंबर 7, यहाँ पे लिख लीजिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
ठीक है। और इसका जो है अनुच्छेद 123 में वर्णन किया गया है, किसका? अध्यादेश जारी करने की शक्ति का। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अध्यादेश होता क्या है, लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पर। ओके। और वो क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 79 में। ठीक है। इसके बाद है संसद का सत्र बुलाना, तो ये है अनुच्छेद 85 में। इसके बाद है सत्रावसान करना, तो ये भी 85 एक या दो में है। और इसके बाद है सदन में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, तो ये है अनुच्छेद 86 में। ये सब चीज़ें अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, आपके ऊपर है। इसके बाद है राष्ट्रपति जो संयुक्त बैठक यानी कि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो है अनुच्छेद 108 में। ओके। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि अध्यादेश होता क्या है। देखिए, तो अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति को एक प्रकार से ये शक्ति देती है कि वो अगर कोई ऐसा कानून है, यानी कि जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? संसद को है। ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून है जो कि पहले से ही लागू है, लेकिन किन्हीं वजहों से या किन्हीं कारणों से कुछ मुद्दे ऐसे आ गए जिसकी वजह से उनमें संशोधन करना है। लेकिन जो संसद जो संशोधन कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ जो सत्र चल रहे होते हैं, उन सत्रों के दौरान ही संसद जो है कोई कानून बना सकती है, या कोई कानून रद्द कर सकती है, या किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि कानून में संशोधन करने की या कानून को बनाने की या उस कानून को रद्द करने की ज़रूरत पड़ जाए, और उस टाइम पे क्या हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो फिर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है। और वो उस अध्यादेश के माध्यम से ये लिख सकता है कि ये फला कानून, यानी कि जिस भी कानून को हटाना है तो उस कानून को उस अध्यादेश के द्वारा हटा सकता है। या फिर उस कानून में कोई संशोधन या सुधार करना हो तो वो उस अध्यादेश के द्वारा सुधार भी कर सकता है, और या फिर कोई नया कानून भी लागू कर सकता है। तो अध्यादेश में इतनी शक्ति होती है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए अध्यादेश क्या होता है। सबसे पहले लिख लीजिए अनुच्छेद 123 में क्या बोला गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद 123 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए अनुच्छेद 123 में, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए, या ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसी विषय के बारे में या किसी विषय के संबंध में कानून बनाना अनिवार्य हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। और अध्यादेश के संबंध में कुछ फैक्ट हैं वो लिख लीजिए। तो सबसे पहली चीज क्या, कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसके अंतर्गत क्या क्या कर सकता है। ठीक है। तो अध्यादेश की शक्ति क्या क्या है? सबसे पहली चीज क्या, कि
कानून में संशोधन कर सकता है, यानी कि कोई पहले से अगर कानून है तो वो उस कानून में संशोधन या फिर सुधार, ठीक है, ये कर सकता है। इसके बाद दूसरा क्या है, नया कानून बना सकता है। और इसके बाद तीसरा है पुराने कानून उसको रद्द कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की पावर ये है कि किसी भी कानून में संशोधन कर सकता है, कोई नया कानून बना सकता है, और अगर या कोई कानून पहले से ही एग्जिस्ट करता है तो उस कानून को रद्द भी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इस अध्यादेश का जो महत्व है या फिर उसकी जो शक्ति है, ओके, मतलब इसकी आप ये समझ लीजिए कि इसका जो प्रभाव है वो कितने दिनों तक रहता है, ठीक है ना, यानी कि जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति वो कितने दिनों तक लागू रहता है। तो इसमें लिख लीजिए, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो अध्यादेश है वो सिर्फ तभी जारी कर सकता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, लेकिन अब जब संसद का सत्र चालू हो जाएगा तो सत्र चालू होने के बाद, ठीक है, 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक क्या होता है, वो अध्यादेश जो है वो लागू रहता है। ठीक है, और अब इसके बाद क्या होता है कि अगर 6 सप्ताह के अंदर अंदर अगर संसद जो है, संसद का सत्र चालू हो गया तो संसद अगर इसे साधारण बहुमत से, ठीक है, संसद यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, तो संसद अगर इसे साधारण बहुमत से पारित कर दे, ठीक है, यानी कि पारित कर दे या फिर अनुमोदन कर दे, ठीक है, अनुमोदन कर देती है, तो क्या होता है, ये जो विधेयक होता है वो कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, कानून बन जाता है। और अगर संसद ऐसा नहीं करती है तो जो राष्ट्रपति का जो विधेयक था यानी कि जो अध्यादेश था वो समाप्त मान लिया जाता है। तो क्या है कि अगर सत्र चालू होने के 6 सप्ताह के अंदर, ठीक है, यानी कि 6 सप्ताह तक वो लागू रहता है, और अगर 6 सप्ताह के अंदर अंदर संसद जो है वो साधारण बहुमत से राष्ट्रपति के अध्यादेश को अनुमोदित कर दे तो वो क्या होता है, कानून बन जाता है। लेकिन अगर संसद ऐसा नहीं करती, ठीक है, तो वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है और उसका प्रभाव जो है वहीं से खत्म माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए नोट करके कि राष्ट्रपति जो भी विधायी शक्ति का यूज करता है, ठीक है, विधायी शक्ति जो होती है राष्ट्रपति की वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर यूज करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर यूज करता है। ठीक है, ओके, इसके बाद लिखिए राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। और ये है नंबर 4। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं वीटो शक्ति होती क्या है। ठीक है, तो वीटो शक्ति वो होती है जो राष्ट्रपति को ये अधिकार देती है कि जब संसद कोई कानून बनाती है और राष्ट्रपति के पास उसको भेजा जाता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, क्योंकि जो कोई भी कानून है जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है तो जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। यानी कि कानून बनने की शर्त क्या है, ठीक है, कानून बनने की शर्त क्या है, सबसे पहले क्या है, वो लोकसभा पास होना चाहिए, फिर राज्यसभा में पास होना चाहिए, और फिर जाके राष्ट्रपति का साइन होना चाहिए उस पर। ठीक है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए, तब क्या होता है, वो एक कानून माना जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता तो वो कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वीटो जो है वो एक इसी प्रकार की राष्ट्रपति की शक्ति है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को ये अधिकार है
कि वो उस विधेयक यानी कि जो राष्ट्र संसद जो है जो कानून बनाती है या जो उसका लिखित दस्तावेज होता है उसको विधेयक बोला जाता है। तो राष्ट्रपति को वीटो शक्ति जो है ये शक्ति प्रदान करती है कि वो इन वीटो शक्ति के माध्यम से अगर उसको लगता है कि कानून जो है सही है तो वो उस पर साइन कर दे, और अगर उसको राष्ट्रपति को लगता है कानून गलत है तो वो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो अब लिख लीजिए कि वीटो शक्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो ओके, सबसे पहले क्या है यहाँ पे लिख दीजिए वीटो शक्ति कौन कौन सी है। इसके बाद लिख लीजिए उसका अर्थ क्या होता है, और इसके बाद लिख लीजिए कि उसका उदाहरण या किस देश में लागू है। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी शक्ति है, निरपेक्ष वीटो। ठीक है, फिर उसके बाद विशेष वीटो या विशेषित वीटो। उसके बाद है निलंबनकारी वीटो। उसके बाद है पॉकेट वीटो। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है निरपेक्ष वीटो का, तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा वीटो जिसे समाप्त ना किया जा सके, समाप्त ना किया जा सके। ठीक है, इसके बाद है निरपेक्ष वीटो। तो निरपेक्ष वीटो का मतलब क्या होता है, सॉरी, विशेषित वीटो, तो इसका मतलब है कि जिसे विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सके, ऐसा वीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सके। इसके बाद है निलंबनकारी वीटो। तो ये एक ऐसा वीटो है जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद है पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी विधेयक है जो संसद ने राष्ट्रपति के पास भेजा है कानून का रूप देने के लिए यानी कि उसके साइन के लिए, तो राष्ट्रपति अगर उस पर साइन नहीं करता है और उसे अपने टेबल पर रख देता है यानी कि पेंडिंग में डाल देता है और उसको एक तरह से साइन नहीं करता, तो संसद ये समझ जाती है कि राष्ट्रपति ने जो है वो पॉकेट वीटो का यूज कर लिया है और उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी पॉकेट वीटो, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है कानून को लागू होने से रोक देता है, कानून को लागू होने से रोक देता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण, सॉरी, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सबसे पहले समाप्त जिसको ना किया जा सकता है वो कहाँ है, तो ये है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन का जो सम्राट है उसके पास ये पावर है कि अगर उसने वीटो का यूज कर लिया तो उसको फिर समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके पास विशेषित वीटो, तो ये किस देश में है, तो ये यूएसए में है। और ये जो निलंबनकारी है ये जो है वो रूस के संविधान में यानी कि रूस के शासक को प्राप्त है। और इसके बाद जो पॉकेट वीटो है ये भी यूएसए के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में इससे यानी कि राष्ट्रपति को इससे संबंधित क्या शक्ति है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अनुच्छेद 111। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जब संसद राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक उसके हस्ताक्षर के लिए भेजती है, तो उसके पास, किसके पास, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और ये 3 विकल्प कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला विकल्प लिख लीजिए आप लोग,
तो क्या कर सकता है वो, उस विधेयक पर क्या कर सकता है, अपना हस्ताक्षर कर सकता है। ठीक है, यानी कि अपनी अनुमति दे सकता है कि ठीक है, कानून सही है, इस पे साइन कर रहा हूँ, ओके है, ले जाओ। इसके बाद क्या है, दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो क्या कर सकता है, हस्ताक्षर ना करे। ठीक है, यानी कि अनुमति ना दे। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है कि पुनः विचार के लिए संसद को वापस कर दे। पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। तो ये तीन अधिकार हैं भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो देखिए क्या है सबसे पहला। ओके, तो सबसे पहले एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए कि जो संसद है, ठीक है, वो तीन चीजों से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। और ये तीनों जो है किसी भी कानून को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई भी कानून, अब देखिए जो कानून होता है वो सबसे पहले अगर किसी सदन में लाया जाता है, मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, तो वो क्या होगा, एक विधेयक माना जाएगा। ठीक है, जो लिखित दस्तावेज होगा वो एक विधेयक होगा। फिर अगर वो लोकसभा में पास कर दिया जाता है, फिर उसको कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा में, उसकी सहमति के लिए। ठीक है, और अगर वो राज्यसभा से भी पास हो गया तो फिर यहाँ से वो जाएगा राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और अब राष्ट्रपति के पास इससे संबंध में तीन अधिकार प्राप्त हैं, और वो कौन कौन से हैं। पहला, हस्ताक्षर करना। दूसरा, हस्ताक्षर ना करना। और तीसरा क्या है कि उसको पुनः विचार के लिए वापस कर देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए वापस करता है और फिर संसद पुनः उसी को साधारण बहुमत से पारित करके, ठीक है, साधारण बहुमत से पारित करके वापस भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर जो है अपनी सहमति यानी कि हस्ताक्षर देने के लिए बाध्य होता है। यानी कि उसको अब उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। और अब वो अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने पुनः विचार के लिए वापस किया है तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो फिर से वही कानून जो है, यानी कि वही विधेयक जो है, ओके, ये विधेयक जो है पुनः राज्यसभा में पास करवाए, लोकसभा में पास करवाए, और फिर उसके बाद फिर से राष्ट्रपति के पास भेजे। और अब जब राष्ट्रपति के पास ये आएगा तो राष्ट्रपति के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो है हस्ताक्षर करना। ठीक है, तो इस बार राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, तो ये था राष्ट्रपति की कुछ वीटो शक्तियाँ। और तो देखिए अब जब हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर, तो राष्ट्रपति को कितनी शक्तियाँ प्राप्त है अपने भारतीय राष्ट्रपति को, तो यहाँ पर तीन शक्तियाँ जो हैं वो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। सबसे पहला कौन सा, निरपेक्ष वीटो, तो ये वाली शक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद ओके, निलंबनकारी वीटो। ठीक है, तो ये वीटो भी जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इसके बाद पॉकेट वीटो। ठीक है, तो ये तीनों शक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, और अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि वीटो कैसा वीटो है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि अगर राष्ट्रपति ने कौन सी शक्ति का, अपनी ये वाली शक्ति का हस्ताक्षर ना करे और अनुमति ना दे, इसको अगर रख लिया है, यानी कि हस्ताक्षर नहीं किया और अपने पास रख लिया है, तो उसको फिर समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये वाली शक्ति उसके पास प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद क्या है, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी के वीटो का मतलब क्या है, निलंब करना यानी कि देर लगाना। ठीक है, तो इसके लिए राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार है, फिर से यही है कि अगर वो उसको, उस पर अपना साइन नहीं करता है, तो एक तरह से क्या कर रहा है वो, उसको देरी लगा रहा है ना। और उसको क्या करता है, नो एक्चुअली ये वाला नहीं है, ये वाला है, सॉरी, ये पुनर्विचार वाला। ठीक है, तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने उसको क्या किया, पुनः विचार के लिए वापस भेज दिया। ठीक है, तो पुनः विचार के लिए अगर वापस भेजेगा तो वास्तव में क्या होगा, कानून बनने में देरी होगी। ठीक है, और इसके साथ ही जो संसद है उसको ये भी आभास हो जाएगा कि हो सकता है हमारे कानून में, यानी कि जो विधेयक हमने भेजा है उसमें कोई त्रुटि हो, इसलिए राष्ट्रपति ने इसे वापस कर दिया है।
तो अब संसद का क्या है कि वो उस पर चाहे तो संशोधन कर सकती है और उसको साधारण बहुमत से पारित करके, ठीक है, साधारण बहुमत से पारित करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेज सकती है। ओके, तो इससे क्या है, ये वाली शक्ति भी भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इसके बाद क्या है, पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो का मतलब क्या है, ये हस्ताक्षर ना करे। तो अगर वो हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो एक तरह से क्या माना जाएगा, पॉकेट वीटो माना जाएगा। और इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है उसके पास जो विधेयक आता है तो उस पर हस्ताक्षर नहीं करता और उसको अपने केबिन में ही रख लेता है, या तो उसको कुछ भी कर सकता है, वो अपने केबिन में रख सकता है, उसको रख के भूल भी सकता है। तो अगर वो ऐसा करता है तो संसद ये समझ जाएगी कि राष्ट्रपति ने जो है पॉकेट वीटो का यूज कर लिया है और अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और आप लोग एक चीज लिख लीजिए यहाँ पे, सर्वप्रथम 1986 में ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ये कौन है, ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार जेबी पॉकेट का यूज किया था। ठीक है, तो एक बार आज तक हमारे भारत में, तो भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार पॉकेट वीटो का यूज हुआ है, और वो कब, 1986 में। और किसने यूज किया था, तो वो यूज किया था प्रधानमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है, और किस विधेयक के संबंध में यूज किया था, तो वो लिख लीजिए, डाकघर संशोधन अधिनियम 1986। तो इसके संबंध में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज किया था, और ऐसा सिर्फ एक ही बार किया गया है अब तक। और इसके बाद है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। ठीक है, एक एक चीज और ऐड कर लीजिए उधर, यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लीजिए, अनुच्छेद 74(1), और ये क्या कहता है, और ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, आप लोग मेरे शब्द लिख लीजिए जैसा मैं बोल रहा हूँ, एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, इसके बाद लिखिए, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये साल है कौन सा, 1976। और ये जो है 42वां कर दीजिए इसको। ठीक है, तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें जो सबसे पहला प्रावधान है वो ये किया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यानी कि अगर संसद कोई विधेयक भेजती है राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा, और वो हर हालत में उस पर हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान संशोधन अधिनियम, और ये साल है 1978 का। और इसमें दो प्रावधान किए गए। सबसे पहला क्या, इसमें बोला गया कि राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद को सलाह को, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनः विचार हेतु, पुनः विचार हेतु वापस कर सकता है। ठीक है, ओके। तो ये प्रावधान किया गया था 1978 में। अब इसके बाद देखिए क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति है। और उसमें लिख लीजिए पहली, और इसमें क्या है, क्षमा। दूसरा लघुकरण। तीसरा परिहार। चौथा विराम। पांचवा निलंबन। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति है। और ये क्षमादान की शक्ति किसके विरुद्ध है? कोई भी अपराधी हो गया और अगर वो राष्ट्रपति से क्षमा चाहता है तो वो एक दया याचिका दायर करके राष्ट्रपति से क्षमादान मांग सकता है। और राष्ट्रपति को उससे संबंध में 5 प्रकार के अधिकार हैं कि वो चाहे तो इन पांचों में से कोई भी क्षमादान दे सकता है और चाहे तो ना भी दे। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्षमा से क्या मतलब है। क्षमा से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को सजा मुक्त कर देना। ठीक है, आज़ाद कर देना। ठीक है, उसका अपराध खत्म कर देना और उसकी जो सजा है वो समाप्त कर देना। इसके बाद क्या है, लघुकरण का मतलब क्या है कि एक तरह से क्या करता है, इसमें दंड जो है उसका प्रकार बदल देता है। दंड का प्रकार बदल देना, बदल देना और हल्के प्रकार का दंड देना। कैसे? मान लीजिए कि अगर आपको 40 साल की सजा हुई है तो आपको वो क्या कर सकता है, 20 साल की सजा दे सकता है। ठीक है, इसके बाद है परिहार। और परिहार में क्या करता है, और इसमें ये भी चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपको मृत्यु की सजा हुई है तो इसमें क्या करता है, वो आपको आजीवन कारावास, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, आजीवन कारावास को उम्र कैद की सजा, उम्र कैद की सजा दे सकता है मृत्यु की जगह पे। यानी कि अगर आपको फांसी की सजा हुई है तो उसको बदल के वो उम्र कैद कर सकता है। इसके बाद परिहार है और इसमें क्या करता है, वो अवधि कम कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर 10 साल की सजा हुई है तो 7 साल में कन्वर्ट कर सकता है उसको। इसके बाद है विराम। और विराम में क्या करता है, राष्ट्रपति जो है किसी अपराधी को जेल के अंदर उसके मानवीय व्यवहार के कारण, मानवीय व्यवहार के कारण ये क्षमादान जो है वो दे सकता है। और इसके बाद है निलंबन। और निलंबन में क्या बोला गया है कि मृत्यु को, यानी कि फांसी की सजा को अस्थायी रूप से लागू होने से रोक देना, लागू होने से रोक देना। ठीक है, तो ये होता है निलंबन का मतलब। क्षमा में क्या करता है, उस व्यक्ति को क्षमा कर देता है, यानी कि उसका पूरा अपराध खत्म कर देता है। लघुकरण में क्या करता है, अवधि भी कम कर सकता है। ठीक है, अवधि भी कम कर सकता है और जो उसका प्रकार है, यानी कि अगर मृत्यु की सजा मिली है तो उसको उम्र कैद में बदल सकता है। परिहार में क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अवधि को कम कर सकता है, यानी कि अगर 10 साल की सजा हुई है तो उसको 7 साल में कन्वर्ट कर सकता है। विराम में उसके जो अच्छे कर्म हैं उसके आधार पर निर्णय लेता है। और इसके बाद है निलंबन। तो निलंबन के बाद, इस निलंबन में क्या प्रावधान है कि जो फांसी की सजा है उसको अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए लागू होने से रोक देता है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। बाकी की चीज़ें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी है और फ़ोन आ रहा है बार बार। तो जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा और आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा, तो ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।